स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आज हम एनसीईआरटी चैप्टर 8 मोशन में लेक्चर 2 में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5 to 10 वो सॉल्व करेंगे और इसमें कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। सो एट फर्स्ट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अमेजिंग फिजिक्स ट्यूटर चैनल। माई सेल्फ पंकज त्रिपाठी एंड यू आर गोइंग टू स्टडी द क्लास 9th फिजिक्स। तो सबसे पहले हम क्विक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं एक बार जितने भी फॉर्मूले हैं जो ग्राफिकल क्वेश्चंस में लगेंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारे फॉर्मूले आपको वीडियो 1 में भी बताया था। तो पहला फॉर्मूला है कि स्लोप ऑफ एसटी टाइम ग्राफ, एसटी मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो उससे स्पीड आएगी, और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो उससे वेलोसिटी आएगी। तो स्पीड और वेलोसिटी स्लोप से निकाला जाता है। स्लोप क्या होता है? तो आप स्लोप की वैल्यू, स्लोप को कहते हैं टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या होता है तो ये आप क्लास 10th में पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में, बट अभी यहाँ आप समझ लो कि स्लोप का मतलब होता है किसी ट्रायंगल के अंदर, जैसे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी में एंगल ए यहाँ 90 है और ये वाला एंगल इसको हम बोल रहे हैं थीटा, THETA, थीटा। एंगल थीटा जो है यहाँ से हम टेन थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, इसी को स्लोप बोलते हैं। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस को हम स्लोप बोलते हैं। तो किसी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल देंगे तो उससे स्पीड या वेलोसिटी पता चलेगी। एरिया अगर हम निकाल देते हैं, मान लो वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसका अगर हम ग्राफ निकालते हैं एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो एरिया से हमें पता चलेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो डिस्टेंस पता चलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा। अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमें स्लोप निकालना है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालने पे हमें एक्सेलरेशन पता चलेगा। तो ये हमारे क्विक अंडरस्टैंडिंग है जितने भी फॉर्मूले जो ग्राफिकल क्वेश्चंस में लगेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी जो कार, फर्स्ट कार का जो ड्राइवर है वो 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होता है और ब्रेक लगाकर वो व्हीकल को अपोजिट डायरेक्शन में रोकने की कोशिश करता है। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में कार रुक जाती है। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 34 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक्स स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड। उसी के साथ दूसरा ड्राइवर भी जो है वो दूसरी कार में 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है और अपने कार को वो स्टॉप करता है इन 10 सेकेंड्स। तो हमें ये ग्राफ पेपर पे इंडिकेट करना है कि स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है फॉर द टू कार्स और बताना है कि विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। यानी हमें ये बताना है कि इन दोनों कार में से, फर्स्ट कार और सेकेंड कार में से कौन सी कार ब्रेक लगाने पर ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करती है। तो सबसे पहले हम कार ए के लिए, फर्स्ट कार के लिए चलते हैं। तो फॉर फर्स्ट कार की पहले आपको यहां पर दे रखी है स्पीड। तो उसकी स्पीड है, स्पीड हम कैसे नहीं, स्पीड क्या दी है 52 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। तो 52, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है अपॉन 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी 3600 सेकेंड्स होते हैं। इससे डिवाइड कर देंगे तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा 2 से डिवाइड कर दो 26 और नीचे हो जाएगा 18। फिर यहाँ 2 से डिवाइड इसमें भी हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, यानी आ गया 130/9। अगर 130 में 9 से डिवाइड कर दें तो यू विल गेट अबाउट 14.4।
आपको मिलेगा 14.4 मीटर पर सेकेंड। तो पहले कार की जो स्पीड है वो है 14.4 मीटर पर सेकेंड। अब सेकंड कार पर आते हैं इसी तरीके से। तो फॉर सेकंड कार के केस में क्या होगा कि उसकी स्पीड जब निकालेंगे तो स्पीड उसकी गिवन है सेकंड कार की 34 किलोमीटर पर आवर। तो उसको भी कन्वर्ट कर देंगे सेकंड कार की स्पीड। तो 34 इंटू 5/18 इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 17, यानी 85/9। और 9 से डिवाइड कर दो 85 में तो आप देखो कितना मिल जाएगा। तो हो गया ये 9 9 जा 81, 4 बच गया, 9 4 जा 36। तो 9.4 मीटर पर सेकेंड के इक्वल ये आ रहा है। तो ये कार ए की स्पीड हो गई फर्स्ट कार की और दूसरे कार की स्पीड हो गई 34 किलोमीटर पर आवर। अब आते हैं कि कार ए की जो उसने 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो पहले कार की स्पीड और दूसरे कार की स्पीड हमने नोट कर ली यहाँ पर। पहले कार की जो स्पीड थी वो थी 44.4 मीटर पर सेकेंड और दूसरे कार की जो स्पीड थी वो थी 9.4 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम डिस्टेंस ट्रेवल निकालते हैं और ये ग्राफ है स्पीड और टाइम के बीच में। तो इस ग्राफ का अगर हम एरिया निकाल दें ना तो डिस्टेंस पता चल जाएगा। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकालने पे डिस्टेंस पता चलता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार, पहले कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल AOB इसका एरिया निकाल देंगे। इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है तो 1/2 बेस देखो कितना है, बेस वो 5 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 5 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो निकालना है और ये इसकी स्पीड है। तो 14.4 फर्स्ट कार के लिए आई हुई थी। तो 14 ये बेस हो जाएगा आपका 5 इंटू 14.4। तो डिवाइड कर दो 2 से डिवाइड कर देते हैं 14.4 में, ये हो जाएगा 7.2 और 7.2 से 5 में प्रोडक्ट कर दोगे तो हो जाएगा 36 मीटर, यानी कार ए 36 मीटर पर जाकर स्टॉप हो जाती है। अब आते हैं कि दूसरी कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी या सेकंड कार हम बोल सकते हैं, जो सेकंड कार है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे निकालने के लिए उस दूसरे ट्रायंगल COD का एरिया निकाल दो। तो डिस्टेंस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। तो इसका एरिया निकालोगे तो वैसे ही हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/2, इसका बेस देखो कितना है बड़े वाले ट्रायंगल का OD मतलब 10 और हाइट कितना है तो OC में C कितने पर था 9.4 पर। तो 1/2 10 इंटू 9.4 डिवाइड कर दो, 2 5 जा 10 और 9.4 से 5 में मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 जा 45। तो देखो 5 4 जा 20, 0 2 और 5 9 जा 40, 5 और 2 47, यह देखो 47 मीटर। तो इसमें देखो दोनों कार में कौन सी कार ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ब्रेक लगाने के बाद।
तो इससे क्लियर है ग्राफ से ही कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार बी, सेकेंड कार इज मैक्सिमम 47 मीटर आया हुआ है एज कंपेयर टू कार फर्स्ट। तो इसका और यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल गया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑफ कार बी इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए। इसमें आप चेक कर सकते हो, यानी आपको क्या करना था, इसको ग्राफ पेपर पे सारे पॉइंट्स इंडिकेट करने होते हैं और ग्राफ का इसमें एरिया निकाल देते हैं। ये दोनों स्पीड टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया निकाल देते हो तो उससे आपको पता चलता है डिस्टेंस और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि द फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। यहाँ 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए, बी एंड सी। ए को हमने ब्लैक कलर से दिखाया है, बी को हमने रेड कलर से दिखाया है और सी को हमने ब्लू कलर से दिखाया है। तो इस फिगर में ग्राफ को स्टडी करके ये फॉलोइंग क्वेश्चंस हमें बताने हैं कि विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। ए, बी और सी में कौन सबसे तेज चल रहा है ये बताना है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में बताना है कि आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या तीनों किसी पॉइंट पर मिलते हैं या किसी एक पॉइंट पर हैं, ऑल 3। और सी पार्ट है हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए। जब बी ए को पास करता है तो उस समय सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये निकालना है थर्ड पार्ट में। फोर्थ पार्ट ये है कि हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी, यानी बी जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बाय द टाइम इट पासिस सी। जब बी सी को पास करता है तो वो कितना डिस्टेंस उस समय तक ट्रेवल कर लेता है। तो इन क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन ए पार्ट पर। ए पार्ट क्या है हमारा कि विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्ट। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सबसे तेज ट्रेवल कर रहा है, तो उसके लिए हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेना पड़ेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पर टाइम है, टाइम आर में है, डिस्टेंस किलोमीटर है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हम स्लोप देखते हैं कि किस ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है। अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो इसमें सबसे ज़्यादा स्लोप आएगा ग्राफ बी का। अब देखो ये जो ग्राफ बी है वो सबसे ज़्यादा एंगल पर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो इसके आंसर में जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है, इसका पार्ट का हम आंसर ऐसे दे सकते हैं कि स्लोप ऑफ बी इज मैक्सिमम। स्लोप ऑफ बी इज मैक्सिमम इन ऑल। सभी में बी का स्लोप सबसे ज़्यादा है, हैंस स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इक्वल टू स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें स्पीड बताता है, हैंस स्पीड ऑफ बी इज मैक्सिमम। तो बी की स्पीड सबसे ज़्यादा मानी जाएगी। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर कि पूछा जा रहा है सेकेंड पार्ट में। तो ये ए पार्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट क्या है, आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। तो देखो ए बी सी, ए बी और सी, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पर ये तीनों कट कर रहे हो या मिल रहे हो। तो बी पार्ट का आंसर दे सकते हैं
इसके बी पार्ट का आंसर है नो, दे नेवर मीट एट एनी पॉइंट, वो किसी भी पॉइंट पर नहीं मिल रहे हैं। अब आते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट देखो क्या है, जो सी पार्ट ये है कि हाउ फार सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। जब ये बी ए को पास करता है तो सी कहाँ है उस समय, तो ये जो सी है ना वो ई पॉइंट पर है, यहाँ पर देखो, तो ये 7 किलोमीटर के अबाउट है। तो व्हेन बी passes A at point D, then C is at E, point E, that is at 7 किलोमीटर, वो 7 किलोमीटर पर होगा, यहाँ 7 किलोमीटर है। अब आते हैं इसके सबसे लास्ट पार्ट पर। सबसे लास्ट पार्ट है हाउ फार बी हैज़ ट्रेवल्ड बाय द टाइम व्हेन इट पासेस सी। तो ये इसमें बताना है कि बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया व्हेन इट पासेस सी। तो जब बी सी को पास करता है, ये सी वाला ग्राफ है ब्लू, और ये बी वाला ग्राफ है जो ओरिजिन से शुरू है, ये दोनों एक दूसरे को एफ पर मिलते हैं। तो इस डी पार्ट का आंसर हो जाएगा कि व्हेन बी passes C, then it is the distance of 5 किलोमीटर। ये देखो 5 किलोमीटर पर मिलेगा। तो ये एक रफ पॉइंट्स बनाए गए हैं इनके अंदर, बट इसको अगर हम ग्राफ पेपर पे सॉल्व करेंगे तो एक एक पॉइंट्स को हम इंडिकेट करेंगे तो एग्जैक्ट पॉइंट्स वहाँ मिलते हैं। तो उस एनसीईआरटी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने ये ग्राफ बना दिया है जिससे कि टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और इसी तरीके से ये इनके आंसर्स आएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? A ball is gently dropped from a height of 20 meter. If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? तो एक बॉल जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितने हाइट पर है, यहाँ पर ध्यान दो। एक बॉल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 20 मीटर हाइट पर है, यहाँ पर एक ये बॉल है, इसको ड्रॉप कर दिया जाता है यहाँ से। तो ये 20 मीटर हाइट है इसका ग्राउंड से। तो 20 मीटर डिस्टेंस कवर करने में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ तक आने में, और कितने टाइम में वो स्ट्राइक करेगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम डाउनवर्ड मोशन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये स्ट्रेट लाइन मोशन है तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन से हम फॉर्मूला यूज करेंगे वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस s वाला। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है, यानी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऑब्जेक्ट वहाँ रेस्ट में था तो रेस्ट से मोशन में आ रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी को 0 मान लेंगे। तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 2, a जो है 10 के बराबर है और s 20 के बराबर है। तो यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 2 जा 40, 40 10 जा 400।
तो 400, तो v इक्वल्स टू रूट में हो जाएगा 400 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये बताने कितने टाइम में वो स्ट्राइक करेगा, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर देंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको कहते हैं वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। t टाइम के लिए जब निकालते हैं तो फाइनल वेलोसिटी हमें पता चल चुकी है। यहाँ स्ट्राइक करते समय वेलोसिटी आएगी 20। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हम u को मानेंगे 0, क्योंकि रेस्ट से मोशन में ऑब्जेक्ट आ रहा है। जब उसे ड्रॉप करते हैं तो u की जगह 0 हो गया। a की जगह पे अभी बताया था g की वैल्यू 10 होती है, सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, तो हो जाएगा 10 इंटू टी। तो t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा 20/10। तो ये कैंसिल होकर आ जाएगा 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में बॉल हिट करेगा ग्राउंड को, और वेलोसिटी किस वेलोसिटी से, तो 20 मीटर। आते आते उसकी ग्राउंड तक वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है कि स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोन इन फिगर। यहाँ y एक्सिस पर स्पीड है, x एक्सिस पर टाइम दे रखा है। इसमें बताना है, ए पार्ट है कि फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स एंड शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, यानी 4 सेकेंड्स वी कैन से। और बी पार्ट देन बताना है कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो ये क्वेश्चन एक ग्राफ पेपर पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपरली। इसमें जो हम निकाल रहे हैं उसमें एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, दैट इज ऑल्सो एक्यूरेट, बट वो जो ग्राफ पेपर पे हम वैल्यूज निकालते हैं उसमें थोड़ी वैल्यूज में डिफरेंस हो सकती है। बट इसका जो हम आंसर कैलकुलेट करेंगे हम अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे। कि कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एरिया निकालते हैं स्पीड टाइम ग्राफ का, तो उससे हमें डिस्टेंस पता चलता है। तो यहाँ पर देखो 0 से 4 सेकेंड में, 0 से 4 सेकेंड में जब हम चलेंगे तो यहाँ पर इसका 4 सेकेंड पर यहाँ पर इसका शेडेड पोर्शन जो हमने बना रखा है उसका हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया यही मैंने शेडेड पोर्शन बना रखा है 4 सेकेंड्स के लिए, और उसमें जो हम हाइट लेंगे 1 एरिया, ये ट्रायंगल जैसा हो गया एक तरीके से। एक ट्रायंगल यहाँ पर बन गया, ट्रायंगल OAB कह सकते हो आप इसको। एक ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल का हम एरिया निकाल लेंगे। इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो अप्रॉक्सीमेट एक ट्रायंगल के बराबर आ जाएगा। तो ए पार्ट का आंसर कैसे निकलेगा ये देखते हैं पहले। ए पार्ट का आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस, देखो OB के बराबर है, और हाइट जो है OA, A के पैरेलल यहाँ 6 है तो OA के बराबर है, यानी 1/2 OB है 4 और OA जो है इसके लगभग पैरेलल यानी 6, तो 2 2 जा 4, तो ये 12 मीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड्स 12 मीटर के इक्वल आ जाएगा। तो ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है दैट में डिफर ऑन द ग्राफ पेपर। अब आते हैं विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। तो आप ग्राफ में देख रहे हो कि 6 सेकेंड के बाद ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर। तो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो 6 सेकेंड के बाद लगभग इसमें माना जाएगा। तो बी पार्ट का ये आंसर हो जाएगा कि ग्राफ में जैसा इंडिकेट हो रहा है, जैसा दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग 6 सेकेंड के बाद यूनिफॉर्म मोशन स्टार्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आफ्टर 6 seconds the graph represents uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन कौन सा पार्ट, ये हम इसको इसका मान सकते हैं AP,
ये ए पी पार्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे स्पीड हो जाएगी लगभग 6 मीटर पर सेकेंड दिख रही है यहाँ पर। तो आफ्टर 6 सेकेंड द पार्ट ऑफ द ग्राफ ए पी स्ट्रेट लाइन विच रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इसमें हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो हम एरिया निकाल देते हैं उसे हमें क्या पता चलता है, डिस्टेंस। तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पर। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया हुआ है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दीज। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सिचुएशन पॉसिबल है। जैसे कि ए पार्ट है क्वेश्चन का, एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी, और दूसरा पार्ट है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ए पार्ट पर आते हैं। ए पार्ट में क्या है कि वो केस पॉसिबल है। इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ अगर फ्री फॉल मोशन होता हो, फ्री फॉल में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वहाँ पे एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा और ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। बॉडी यहाँ रेस्ट में है तो बॉडी ग्राउंड की तरफ आ रही है, तो फ्री फॉल के केस में ऐसा पॉसिबल है। तो एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए जो है जी के इक्वल हो जाएगा और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन ग्रेविटी का वर्क कर रहा है बट उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो इस केस में ये पॉसिबल हो सकता है। सेकेंड पार्ट है बी पार्ट। बी पार्ट में पूछा जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो बी पार्ट में क्या हम ले सकते हैं कि जैसे हम मान ले सकते हैं सर्कुलर मोशन का एग्जांपल। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर चेंज होते रहती है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होते रहता है। यहाँ वेलोसिटी मान लो v1 है, यहाँ v2 है, यहाँ v3 है, यहाँ v4 है, यानी वेलोसिटी यानी सर्टेन डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन, बट इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंटर की तरफ वर्क करता है सर्कल के। तो हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी एक्सेलरेशन से परपेंडिकुलर होगी और एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ वर्क करता है। तो ये जो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ वर्क करता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। सो एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये एग्जाम्पल कौन सा हो गया, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये इसके दो एग्जाम्पल्स हो गए दोनों के, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0 वेलोसिटी का ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली, यहाँ पर हम इसको पहले केस में बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द ग्राउंड, ये पहला केस हो गया, और दूसरे केस में इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये दो केस थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। Now the question number 10. An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,250 km. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. यानी एक सैटेलाइट क्या होता है, जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उन्हें सैटेलाइट्स कहते हैं। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और जिस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसका रेडियस गिवन है। इस सर्कुलर ऑर्बिट का जो रेडियस है
दैट इज गिवन, और सैटेलाइट इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो रेडियस गिवन है 42,250 किलोमीटर और 24 आवर्स उसको टाइम लगते हैं। तो 24 आवर्स हो गए इसका टाइम। तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं? स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस सरकमफरेंस के बराबर आ जाएगा। एक रिवॉल्यूशन में जो सरकमफरेंस होता है तो दैट विल बी 2 पाई आर, और 2 पाई आर टाइम है टी, तो इसमें हम पुट कर देंगे 2 पाई की वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/7। और रेडियस देखो, रेडियस कितना दिया है? 42,250 किलोमीटर बाई टाइम 24 आवर्स है, तो 24 इंटू 3600। यहाँ ऐसे कर लो या फिर 24 आवर्स में ही रहने दो। तो ऊपर किलोमीटर है और नीचे आवर्स है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन कर देंगे। तो 22 जब 44 होता है और नीचे 24 है, तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे 12 में, 12 आ जाएगा नीचे, और फिर ये 6 हो जाएगा और ऊपर 11 2 से फिर कर देंगे, यानी एक तरीके से हो गया ऊपर 11 इंटू 42,250 बाई नीचे 7 6 जब 42 बच गया। तो अब इसे हमें कैलकुलेट करना है अच्छे तरीके से। तो 42,250 में 11 से प्रोडक्ट कर दो। 11 से प्रोडक्ट करके चेक कर लो कितना आता है। 1005224, और फिर ऐसे ही 42250। इसको सॉल्व कर दो। 0 5 5 और 2 का सम 7, 2 2 4 4 2 6 4 हो गया 4,64,750। यहाँ इन कैलकुलेशन में पुट कर देंगे। इक्वल टू कितना हो गया? इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, ये कैलकुलेशन आ गया 4,64,750 डिवाइडेड बाई, अब इसमें किससे डिवाइड करना है? हमें 42 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 42। तो इसमें 42 से अब डिवाइड कर दो। तो 42 से डिवाइड करने के बाद देखो कितना हो जाएगा? 464,750। इसमें 42 से डिवाइड कर दो। 42 1 जा 42, ये हो जाएगा। यहाँ 4 बचेगा, 4 42 1 जा 42, यहाँ 2 बच गया। तो अब इसके बाद हमें ये कैलकुलेशन को और आगे तक करना है। तो एक 0 ले लेंगे, 0 बढ़ा देंगे ऊपर, और यहाँ से हम 7 ले लेंगे 0 लेकर, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और 5 फिर लेंगे 275। 275 में डिवाइड कर दो। 42 6 7, मेरे ख्याल से 7 टाइम्स चला जाना चाहिए। 7 2 जा 14 4 1, 7 4 जा 28 नहीं जाएगा, 6 टाइम्स ले जाएंगे। 6 2 जा 12 2 1, 6 4 जा 24 और 1 25, तो ये 6 टाइम्स जाएगा, तो हो जाएगा 252। यहाँ 23 बच गया। अब हमारा लास्ट स्टेप बच गया है 0। तो 22 42 से डिवाइड कर दो 2 30 में, तो 42 से 5 टाइम्स ले जाएंगे तो हो जाएगा 210। यहाँ 20 बच जाएगा। फिर आप इसके बाद डेसिमल लेकर एक और 0 बढ़ा लो। 42 से 4 टाइम्स चला जाएगा तो हो जाएगा 2 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। एक बार और कर लो इसको सॉल्व। यहाँ हो गया 32, 0 लेकर हम ले जाएंगे, डिवाइड कर देते हैं, तो 42 से अब ये 7 टाइम्स के करीब करीब आ जाएगा। तो इनका जो कैलकुलेशन करने पे रिज़ल्ट आएगा वो है 11,065.47, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ये क्या आएगा हमारा रिज़ल्ट? ये आएगा किलोमीटर पर आवर में आएगा। फिर हम इसको मीटर पर सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से।
तो ये कैलकुलेशन मैंने कर दिया। कैलकुलेशन करने के बाद अब इसको हम मीटर पर सेकंड में अगर मान लो हम पर सेकंड में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 11,065.47 में डिवाइड करना पड़ेगा 3600 से। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स। तो इससे डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा लगभग 3600 से 3 टाइम्स जाएगा। तो 3 टाइम्स डिवाइड करने पर हो जाएगा 11,000 समथिंग, 36,000, 10,000 समथिंग और 10,800 के करीब हो जाएगा। तो ये लगभग सॉल्व करने पे आ जाएगा 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। तो हम किलोमीटर पर आवर पे भी छोड़ देंगे तो ठीक है, या इसको एंड तक करेंगे तो किलोमीटर पर सेकंड तक 3.07 किलोमीटर पर सेकंड आएगा। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है और इसको एंड तक सॉल्व करना होता है, तो एनसीईआरटी का आंसर यही आ रहा है 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने एनसीईआरटी के पूरे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं एक्सरसाइज के। अब आगे और भी आपको अच्छे टॉपिक्स पर और सारे टॉपिक्स पर कंटेंट मिलता रहेगा। न्यूमेरिकल्स ऐसे ही खूब अच्छे तरीके से मिलते रहेंगे और थ्योरीज भी अपलोड की जाएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अमेजिंग फिजिक्स ट्यूटर चैनल। थैंक यू।